हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और हमने जो क्वेश्चंस लिया है वो अच्छे लेवल का लिया है और उससे रिलेटेड पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस को। तो हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुनी। अब ये 4 गुनी कैसे हो जाती है इसके बारे में हम लोग इसके कंसेप्ट को समझेंगे, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप रट नहीं सकते बहुत सारे क्वेश्चंस को, जो न्यूमेरिकल्स टाइप होते हैं आप रट नहीं सकते। यदि उसमें डाटा चेंज किया जाता है तो उसका आंसर बदल जाता है, इसलिए आपको साइंस का कंसेप्ट ही हमेशा याद रखना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग पहले वेग के बारे में समझ लेते हैं कि वेग क्या होता है। तो वेग होता है किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित दिशा में निश्चित समय में तय की गई दूरी होती है। मतलब आप किसी दिशा में जा रहे हैं, वो लिमिटेड है, निश्चित है कि आपको इसी दिशा में जाना है और इतना समय तक जाना है, तो वो आपका क्या होता है, वो उससे पता चलता है कि आपका वेग कितना है। अब गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा कहता है कि किसी वस्तु के चलने के वेग के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, जैसे पंखा चल रहा है, मतलब उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गति के कारण प्राप्त ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 mv²। इसका मतलब ये हुआ कि जो गतिज ऊर्जा है वो आपका मास पे भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब द्रव्यमान और वेग दोनों पर ही निर्भर कर रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि यदि आप वेग को क्या करेंगे, दुगना करेंगे या मतलब बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो गतिज ऊर्जा पर भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि आप जब वेग को दुगना कर रहे थे तो गतिज ऊर्जा इसका क्या हो जा रहा था, 4 गुनी हो जा रही थी। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक मोटे और पतले लड़के को एक साथ एक ही मतलब एक दूरी तक दौड़ाया जाता है, तो क्या होगा, पतला जो होगा वो जल्दी से दौड़ करके जाएगा और मोटा जो होगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा और वो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा और उसको ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी। तो आप इससे समझ रहे हैं कि क्या, यदि वेट, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आपको 2 kg किसी चीज़ को उठा करके ले जाना हो और कुछ दूरी तक ले जाना हो तो आप आराम से ले सकते हैं। यदि वही वेट को क्या किया जाए, 10 kg कर दिया जाए और आपको कहा जाए जाने के लिए उतना ही दूरी तक, तो आप क्या करेंगे, आपका जो गतिज ऊर्जा होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि गतिज ऊर्जा जो है वो क्या कर रहा है, द्रव्यमान पे और वेग दोनों पर ही क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, निर्भर कर रहा है वो, कि द्रव्यमान बढ़ने से भी आपका गतिज ऊर्जा इफेक्ट हो जा रहा है और क्या हो रहा है, वेग भी उससे क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो आप इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी को प्राप्त करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। देखिए, आवर्त के नियम की खोज पहली बार किसके द्वारा की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी की खोज पहली बार, आवर्त का नियम या आवर्त सारणी की खोज भी मेंडलीव के द्वारा ही किया गया था। बात यहाँ हम अदर ऑप्शंस की कर ले तो अदर ऑप्शन है टॉरिसेली के द्वारा बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था। और यहाँ पर आइंस्टीन है, तो आइंस्टीन तो बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या की गई थी। आइंस्टीन जो थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के। और ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, जॉनसन, तो जॉनसन के द्वारा क्या बनाया गया, माइक्रोस्कोप को बनाया गया है। अब यहाँ मेंडलीव के बारे में बात हुआ है तो हम लोग मेंडलीव के बारे में जान लेते हैं। तो ये कहाँ के हैं, तो ये रूस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करके आवर्त सारणी का विकास किया था। किसने, मेंडलीव ने, जो कि रशियन वैज्ञानिक हैं। और इनके अनुसार जो था 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। लेकिन वर्तमान समय में अभी कितने हैं, 9 वर्ग नहीं होकर के 18 वर्ग हो गए हैं और जो आवर्त है वो तो बराबर ही है, 7 ही आवर्त है अभी भी। लेकिन उस टाइम पे कितना हो गया था, तो उस टाइम पे इनके अनुसार 9 ही वर्ग थे और 7 आवर्त थे। लेकिन वर्तमान समय में 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। और इनके अनुसार जो आवर्त सारणी बनाए थे उसमें जो कुल तत्व थे वो कितने थे, 63 थे, 63 कुल तत्व थे। लेकिन वर्तमान समय में अभी कितने हैं, 118 हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी सारी जानकारी को अच्छे से याद रखनी है। हम बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु में अव्यवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है। देखिए, यहाँ पर 3 आपको दिख रहा है परमाणु का कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
तो यदि आपको इन सब का मास पता होगा, द्रव्यमान पता होगा, तो आप बता सकते हैं कि किसका ज़्यादा है तो कौन भारी होगा, किसका कम है तो हल्का होगा। तो देख लेते हैं हम सबके बारे में। तो प्रोटॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप याद रखेंगे कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। किसका? प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और न्यूट्रॉन का भी प्रोटॉन के बराबर ही होता है द्रव्यमान। कितना होता है इसका? जो होता है पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो 6.675 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका। किसका कम हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन का। तो इन तीनों में से जो सबसे हल्का कण हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? जो परमाणु में अव्यवस्थित होता है, परमाणु में स्थित होता है सबसे हल्का कण, वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो आपको इस क्वेश्चन से ये याद रखना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो हम लोग उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर का उपयोग हर जगह पे किया जाता है। तो हम लोग क्यों आखिर करते हैं ट्रांसफार्मर का उपयोग? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में बदलता है? तो नहीं, ट्रांसफार्मर का काम किसी भी वोल्टेज को बदलना नहीं होता है। क्या होता है उसका काम? तो वो सिर्फ वोल्टेज के लेवल को अप एंड डाउन करता है, मतलब कम या ज़्यादा कर सकता है। और कौन से वोल्टेज को? तो वो हमेशा ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी वोल्टेज के लिए ही उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हमने सिर्फ यहाँ पर वही क्वेश्चंस को लिया है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए मानव रेटिना, जो हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, बिंब बनता है। जैसे आप ही हैं, आप किसी अदर व्यक्ति के आंखों में यदि देखेंगे झांक करके तो आपको एक प्रतिबिंब छोटा सा बना हुआ दिखेगा। तो उसी प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है कि वो जो होता है किस टाइप का होता है, जो मानव का प्रतिबिंब होता है वो किस टाइप का होता है। तो जो रेटिना में बनता है प्रतिबिंब वो होता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। बात यहाँ देखिए, काल्पनिक एवं सीधा, ये किस में बनता है? तो ये आपका उत्तल दर्पण में बनता है, काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक एवं उल्टा किस में बनता है? तो लेंस में बनता है, उत्तल लेंस में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए हृदय का गति सुनने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करेंगे? तो किस यंत्र का उपयोग करते हैं हम लोग? तो स्टेथोस्कोप। यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप का क्यों यूज़ किया जाता है? हृदय गति को सुनने के लिए। जो डॉक्टरों के द्वारा, जो आप देखे होंगे कि वो बार बार लगा करके नाड़ी के धड़कन को सब कुछ सुनते हैं उससे, तो वो उसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप, जिसे कि हम लोग बोलचाल की भाषा में आला बोल सकते हैं। और उससे क्या किया जाता है? हृदय की गति को सुना जाता है। अब यहाँ देखिए अदर ऑप्शंस की बात कर ले तो ओडोमीटर जो होता है, जो गाड़ी में स्पीड को मेजर करने के लिए लगा होता है ओडोमीटर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर का कोड जो होता है वो किस चीज़ है। तो ट्रांसफार्मर में जो कोड होता है, जो कॉइल होता है उसका, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो वो नर्म लोहा का बना हुआ होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहा का बना हुआ रहता है। क्या? ट्रांसफार्मर का कोड। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किस में होता है? किस चीज़ में हम लोग उपयोग करते हैं रेक्टिफायर का? हमने पिछले क्वेश्चंस में ट्रांसफार्मर के बारे में देखा था कि वो जो है एसी वोल्टेज को क्या करता है, कम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर रेक्टिफायर का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? तो यहाँ रेक्टिफायर का उपयोग हम लोग एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं। यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है कि एसी और डीसी के बारे में क्या जानते हैं आप? एसी का फुल फॉर्म हो जाता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा।
अब ये क्या होता है, ये चार्जेबल होता है, जिसमें क्या होता है परिमाण एवं दिशा समय के साथ साथ क्या होता है परिवर्तित होता है, होते रहता है। AC अल्टरनेटिंग करंट, जो कि इस टाइप का उसका ग्राफ होता है। मतलब इसमें आप देख पा रहे हैं कि क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग इसका हर टाइम पे हर मोमेंट पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और परिमाण भी चेंज हो रहा है, कभी पॉजिटिव और निगेटिव होते रहता है ये। और डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट तेज धारा होता है जो कि एकदम फ्लैट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे भले ही वो थोड़ा मतलब डिस्चार्ज हो सकता है, पर डायरेक्ट करंट जो होता है उसका जो ग्राफ होता है एकदम सीधा होता है, फ्लैट होता है, उसमें जो होता है डायरेक्शन नहीं चेंज होता है, उसका परिमाण चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है। तो शुष्क सेल में जैसे हम लोग सेल का जो बैटरी यूज़ करते हैं, मोबाइल का बैटरी, आप छोटा वाला मोबाइल नोकिया का ले लीजिए, उसमें जो बैटरी होता है, तो वो जो बैटरी होता है उसके अंदर में मतलब किस टाइप का ऊर्जा होता है। तो किस टाइप का ऊर्जा होता है वो, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा होता है उसमें, तभी हम लोग उसका उपयोग करते हैं और धीरे धीरे वो क्या होता है रासायनिक ऊर्जा डिस्चार्ज होता है, और हम लोग जिसका उपयोग कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है कुछ टाइम के बाद डिस्चार्ज होता है। तो कोई भी शुष्क सेल, टॉर्च का बैटरी हो गया, उसमें भी आप देखेंगे चेंजेस, तो उसमें भी क्या होता है रासायनिक ऊर्जा ही होता है। तो हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन सा यंत्र है जो जिसके के द्वारा क्या होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अब यहाँ विद्युत ऊर्जा जो बिजली का करंट है, ये सब जो है वो क्या है विद्युत ऊर्जा है, और यांत्रिक ऊर्जा मतलब उससे हम लोग कुछ काम लेते हैं तो वो क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा। जैसे देखिए मोटर से हम लोग क्या करते हैं, कोई पंखा को चलाना होता है तो मोटर से हम लोग क्या करते हैं पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो ये क्या है हमें हवा देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा ये सारा काम होता है, और वो क्या चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, तो विद्युत ऊर्जा को ले रहा है, विद्युत ऊर्जा को लेकर के क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा में। तो मोटर क्या करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ट्रांसफार्मर के बारे में आपने देखा, ट्रांसफार्मर क्या करता है AC को क्या करता है, AC का जो वोल्टेज होता है उसको लेवल को क्या करता है अप एंड डाउन करता है, मतलब कम या ज़्यादा करता है। डायनेमो जो है वो जस्ट मोटर का अपोजिट हो जाएगा, ये क्या करेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, कौन डायनेमो जो है। और लाउड स्पीकर के बारे में जान लेते हैं। लाउड स्पीकर क्या करता है विद्युत ऊर्जा से जो लेता है विद्युत ऊर्जा उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और उस यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तभी हम लोग क्या करते हैं लाउड स्पीकर से किसी गाने को सुन पाते हैं, जो बाहर बजते रहता है लाउड स्पीकर पे बजता है, तो वो क्या करता है पहले वो क्या करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है, फिर उस यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने अब मिलेंगे आप अगले वीडियोस में। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।